गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो 1905 से लेकर खासकर 1905 से 1947 तक भारत के इतिहास के बारे में था। मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। उससे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताया था और समझाया भी था। आज का जो वीडियो है वो 1947 से लेकर वर्तमान तक जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं वे कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं और कब कब प्रधानमंत्री रहे और उनके दौरान मतलब उनके पीएम काल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं भारत में घटित हुई हैं। तो ये समस्त चीज़ें हम जानेंगे। इससे आपका दो फायदा होगा। पहली बात, तो उनके ढेर सारे कार्यों को आप इकोनॉमी से जोड़ सकते हो। इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र से जोड़ सकते हो, जो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बनते हैं। उनके दौरान ढेर सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो जनरल सामान्य ज्ञान से आते हैं, वहाँ से भी जोड़ के आप हल कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप संविधान से भी जोड़ सकते हो। तो आपका यहाँ से 3 टॉपिक कंप्लीट होगा जो कि जीडी और यूपीएसआई, यूपीपी और आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चलिए और ध्यान से देखिएगा, पूरी कहानी को समझिएगा। एक बार कहानी बैठ गई दिमाग में तो यहाँ से प्रधानमंत्रियों से या फिर उनके कार्यों से जो इकोनॉमी में क्वेश्चन बनते हैं या फिर सामान्य ज्ञान के रूप में जो क्वेश्चन बनते हैं गड़बड़ नहीं होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पिछली बार भी हमने बताया था। 1937 में जब अंतरिम सरकार बनाए गए थे तब भी भारत के प्रधानमंत्री अंतरिम रूप से नेहरू जी ही बने थे। और 1946 में जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब भी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ही थे। और उसके बाद 1952 में जब आम चुनाव हुए तब भी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ही थे। मतलब नेहरू जी भारत में प्रधानमंत्री काफ़ी लंबे समय तक थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें इनके कार्यकाल का तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक लगभग 17 साल इन्होंने देश पर शासन किया, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में। 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में भी ये थे। और इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू, आप जानते हो। और इनसे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था इंदिरा या प्रियदर्शनी, दोनों नाम मिलते हैं। और जानते रहेगा ये अपने पिता मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि विदेश में पढ़ाई करके वकालत की पढ़ाई करके भारत आए थे। तो इनको काफ़ी ज्ञान था। नेहरू जी ने कई पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक, इंडियन एंड आफ्टर सोवियत रूस जैसी कई पुस्तकें लिखी थी। भारत के विकास में, आधुनिक भारत के विकास में इनका विशेष योगदान है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने नीतियां बनाई कि देश का विकास कैसे करना चाहिए। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की, प्रमाण नीति शुरू की और खाद्यान्न उत्पादन पर विशेष बल दिया। जब ये प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल को इन्होंने गृह मंत्री बनाया। सरदार पटेल ने ही लगभग 563 देशी रियासतों का एकीकरण किया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भी इन्होंने बाद में मिलाया कुछ शर्तों पर। तो बहुत काम हुए थे उस टाइम। 1962 में जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तब भी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ही थे। और उसी दौरान इनको पैरालाइसिस या फिर लकवा हो गया और 27 मई 1964 को वे संसार से विदा हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी समाधि जो है वो शांतिवन है, शांति घाट, आप नाम सुने होंगे, जो कि दिल्ली में ही है, यमुना के तट पर है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी प्रधानमंत्रियों की अब शुरू होती है। नेहरू जी को तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री बने थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। अब कहानी समझते चलिएगा, अगर यहाँ से छूटा तो फिर याद नहीं होगा। एक बार दिमाग में बैठ गया तो कहीं से भी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर इकोनॉमी का क्वेश्चन बने, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बने, संविधान से क्वेश्चन बने, सब हल हो जाएगा। अब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और उसी समय इनके मंत्रिमंडल में, मतलब कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय कांग्रेस में थे और एक मंत्री थे। वो चाहते थे कि अगला प्रधानमंत्री मैं बनूं। वो चाहते थे कि वो नेहरू जी के बाद वही प्रधानमंत्री बने। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद वो सोचे कि प्रधानमंत्री लोग मुझे ही बनाएंगे। और काफ़ी दावेदार भी थे, मतलब प्रबल दावेदार थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आम जनता और कलराज थे, मतलब कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कलराज नाम था उनका। उनके कहने से और बहुत सारे नेताओं के कहने से लाल बहादुर शास्त्री, जो कि बहुत छोटे कद के थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई के सपनों पर पानी फिर गया। मोरारजी देसाई काफ़ी रुष्ट भी हुए, लेकिन अभी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा था और इस बार लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके जस्ट पहले गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। जानते रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही 1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था। काफ़ी बहादुरी से लाल बहादुर शास्त्री ने इससे निपटारा किया और उसी के बाद
ताशकंद समझौते को लेकर लाल बहादुर शास्त्री, बात है 11 जनवरी 1966 की रात्रि को संदेहास्पद परिस्थितियों में ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो जाती है। रूस के प्रधानमंत्री थे कोसिगिन, उन्होंने कंधा भी दिया था इनके अंतिम संस्कार को। इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट, जो कि दिल्ली में है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, एक बार फिर प्रबल दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई सामने आते हैं। हमने पिछली बार भी बताया कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद मोरारजी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उस बार उनको मौका नहीं मिला और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो फिर से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ गए, क्योंकि अभी वो कांग्रेस में ही थे। लेकिन अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ पर देखें आप, गुलजारी लाल नंदा यहाँ दिया है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दरअसल नेहरू जी के मरने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। और जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता तब तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अभी मोरारजी देसाई अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन एक बार फिर से मोरारजी देसाई को सब नकार दिए। एक वरिष्ठ नेता थे, क्रांतिकारी भी रह चुके थे, वो चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। और 11 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री बन गई, अर्थात मोरारजी देसाई को फिर से नकार दिया गया। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनती हैं 1966 से 77 तक, मान के चलो कि इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री रहती हैं। इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो शास्त्री जी के कार्यकाल में वो सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुकी थी। और इंदिरा गांधी ने बहुत कई काम ऐसे किए। 1966 में जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय देश की हालत बहुत ख़राब थी, गरीबी से जूझ रहा था, भीषण अकाल पड़ा था, बहुत भुखमरी फैली हुई थी। उसी समय देश में हरित क्रांति आती है। 1966-67 में आप जानते हो हरित क्रांति आती है। 1969 में इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि आप राष्ट्र को समर्पित हो जा रहे हो और आपको राष्ट्र के हित में काम करना होगा। 1969-70 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और 1966-67 में जब भारत में हरित क्रांति लाई गई तो भारत के पंजाब वाले क्षेत्र, हरियाणा वाले क्षेत्र में धान और गेहूं का, खासकर गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा था। इंदिरा गांधी के ही समय में ये सारी चीज़ें हो रही थी। 1971 में इंदिरा गांधी के सहयोग से ही पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो मशहूर है, बांग्लादेश को अलग करके बांग्लादेश नए राष्ट्र के रूप में सामने आया। इंदिरा गांधी के ही सहयोग से बांग्लादेश नया देश बनता है। अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा जी ने दो बार राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया और एक बार तो नेहरू जी ने भी राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था। अपने कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल करके और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्होंने अपना कार्यकाल भी 1 वर्ष बढ़ा लिया था। मतलब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। इन्होंने इतना ज़्यादा संविधान संशोधन किया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाने लगा। इन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया, सरकार को परेशान कर दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा उस समय आपातकाल के दौरान बहुत सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल रही थी। मतलब कि काफ़ी स्थिति खराब कर रखी थी देश में इंदिरा गांधी ने। 1977 में जब इनकी सरकार जाती है तो 1980 में दोबारा फिर से जीत के आती है। यही हम देख लेते हैं। पहली बात तो 66 से 77 तक रही। 1980 में फिर से इनकी सरकार आती है और 1980 से 85 के लिए चुनी जाती हैं। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आता है, तो आप जानते हो 85 के लिए चुनी जाती हैं। लेकिन 1984 में ही इनके बॉडीगार्ड, नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, ने इनकी हत्या कर देते हैं और 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जस्ट पहले ही 78 में जनता सरकार आती है, जब मोरारजी देसाई एक अलग पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। थोड़ा उसको हम देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे राजीव गांधी के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी फिर से जोड़िएगा। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, आप जानते हो। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनती हैं। 5 साल का अगर कार्यकाल जोड़ेंगे, प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 71 आ जाएगा 1971। फिर से 5 साल जोड़ेंगे तो 1976 आ जाएगा। अर्थात इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1976 में समाप्त हो रहा था। इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा लिया। मतलब कि कार्यकाल संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है, उसे आप संशोधन करके 6 वर्ष भी कर सकते हो। तो इन्होंने किया था। कभी क्वेश्चन पूछे कि कब किया गया था, इंदिरा गांधी ने किया था, कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था। जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल के लिए चुने गए हैं, लेकिन जब इन्होंने संशोधन किया था उस समय जहाँ जहाँ जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री था उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया था। ये सिंपल सी बात आपको क्लियर हो रहा है। जब इन्होंने अपना एक कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा लिया तो इनका समय आ गया 77 तक, क्योंकि 76 में कार्यकाल पूरा हो रहा था, 1 वर्ष इन्होंने बढ़ाया तो 77 हो गया।
77 के बाद इन्होंने आम चुनाव की घोषणा कर दी। अब ध्यान से सुनिएगा, मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में थे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बनाया गया, इंदिरा गांधी को बना दिया गया। अतः वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और कुछ पार्टी वालों ने उनको सहयोग किया और उन्होंने जनता पार्टी ने 1977 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। और क्या हुआ कि ढेर सारी जनता ने जनता पार्टी को जिताया और 542 सीटों में से 530 सीटों के साथ जनता पार्टी अस्तित्व में आती है। ध्यान दीजिएगा, और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री कब बन रहे हैं? 77-78 की बात है। लेकिन 78 के बाद 79 और 80 में फिर से कांग्रेस जीत कर आती है और 80 से 85 के लिए कांग्रेस चुनी जाती है, जिसमें 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो अभी हम मोरारजी देसाई देख रहे हैं जो 77-78 के लिए प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, अर्थात मोरारजी देसाई के साथ कई दल के नेताओं ने सहयोग कर रखा था। इंदिरा गांधी ये देख रही थी, क्योंकि 77 के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बन जाती है, कांग्रेस सरकार नहीं थी। इंदिरा गांधी तो ये देख रही थी और इस सरकार को तोड़ना चाहती थी। तो मोरारजी देसाई के साथ एक और जुड़े थे, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह, जिसे आप किसान नेता भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के साथ जुड़े थे। इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह को अपने में मिलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप मोरारजी देसाई से अपना सपोर्ट वापस ले लो। तो चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई से अपना सपोर्ट वापस लिया, इंदिरा गांधी ने इन्हें सपोर्ट किया। तो 79 में चौधरी चरण सिंह अपनी सरकार बनाते। फिर से समझिएगा, मोरारजी देसाई से इन्होंने सपोर्ट वापस लिया और इंदिरा ने कहा कि आप मोरारजी देसाई से सपोर्ट वापस ले लो और आप अपनी सरकार बनाओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो चौधरी चरण सिंह जो थे मोरारजी देसाई से अपना सपोर्ट वापस लेते हैं, मतलब उनसे गठबंधन तोड़ लेते हैं और अपनी एक सरकार बना लेते हैं। बस उन्हें संसद में जाकर अपना बहुमत सिद्ध करना होना था। अगर बहुमत सिद्ध कर लेते तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पहले भी बन सकता है, लेकिन उसे 1 महीने के अंदर संसद में जाकर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा और तब तक वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकता है। तो चौधरी चरण सिंह ने ऐसा ही किया। वो इंदिरा के भरोसे थे और पार्टियों के भरोसे थे कि वो सब उनको सपोर्ट करेंगे। वो अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लेते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जब उन्हें संसद में जाकर अपना बहुमत सिद्ध करना होना था तो उस दिन वो अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, अतः उनकी सरकार गिर जाती है। तो कुछ समय के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके जस्ट पहले मोरारजी देसाई बनते हैं। इंदिरा के ना सपोर्ट मिलने की वजह से चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिर जाती है और एक बार 1980 में फिर से चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस की तरफ से फिर से जीतकर सत्ता में प्रधानमंत्री बनकर वापस आती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर वापस आती हैं तो उनका कार्यकाल 85 तक था, 5 साल का था। लेकिन इसी दौरान 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्डों ने उनकी हत्या कर दी। अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद अब ये संविधान में बराबर पढ़ते आए होंगे, जो वोट देने का उम्र था, मत देने की जो उम्र 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। आप इसको पढ़े होंगे। और 1985 में जब चुनाव हुआ था कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह से जनता का सद्भावना मिला और प्रचंड बहुमत मिला। 543 सीटों में 415 सीटें जीतकर लोकसभा में कांग्रेस आई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनकर भारत के सामने आए। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके वित्त मंत्री थे वीपी सिंह। ये आप नाम देख रहे हैं, वीपी सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने बोफोर्स तोप घोटाला में राजीव गांधी का नाम ले लिया और रातों रात हीरो बन गए। मतलब कि वो एक प्रकार से देखा जाए पार्टी से बगावत कर रहे थे और इसी के वजह से वो जनता में हीरो बन गए और अपना एक नई राजनीतिक कैरियर शुरू करना चाहते थे। लेकिन वो राजीव गांधी के लिए तो कब्र खोद चुके थे, क्योंकि वो बोले कि राजीव गांधी बोफोर्स तोप का सौदा हुआ था, उसमें घोटाले की बात लेकर, क्योंकि वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी इस घोटाले में शामिल हैं और रातों रात वो हीरो बन गए। तो वीपी सिंह का इसका फ़ायदा मिल गया और उन्होंने 1989 में जब अलग से चुनाव हुआ तो वहाँ से जीतकर अपनी एक सरकार बना ली, वो भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। अब सुनिएगा, 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनती है। 5 साल के बाद मतलब 1989 में फिर से चुनाव होने थे तो 1989 में फिर से चुनाव हुए
और इस दौरान वीपी सिंह ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका उनका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा जो पार्टी थी वीपी सिंह की, उसको 146 1989 के चुनाव में 146 सीटें मिली और कांग्रेस को 197 सीटें मिली। लेकिन भाजपा, वामपंथी और बहुत सारे दल, राष्ट्रीय मोर्चा के दल थे, इन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, वीपी सिंह को सपोर्ट कर दिया और एक गठबंधन सरकार बनकर 1989 में सामने आई, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते ही वीपी मंडल ने एक सिफारिश की थी जिससे ओबीसी को आरक्षण देना था, और इसके तहत उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। किसने दिया? मंडल कमीशन की सिफारिश पर वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया। इससे उन्हें लगा कि अब देश के आधी आबादी तो ओबीसी ही है, मतलब आधी आबादी की वोट या फिर मत हमें मिल जाएगा और अगले प्रधानमंत्री हम फिर से बनेंगे, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। बहुत भरोसा नहीं थी कितने दिन चलेगी। 1990 में 91 के आसपास ये सरकार गिर जाती है और फिर से चुनाव 91 के दौर का शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखिए, 5 नवंबर 1990 को वीपी सिंह का जनता दल बिखर गया और 10 नवंबर 1990 को उनकी गद्दी गिर जाती रही और 58 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया और चंद्रशेखर को अपना नेता चुन लिया। इस प्रकार उन्हें देश का एक प्रधानमंत्री बने रहने का अवसर एक अवधि के लिए ही मिला था। उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए थे। दरअसल वीपी सिंह बहुत सारे पार्टियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाए थे, उसमें चंद्रशेखर भी उनको सपोर्ट किए थे, लेकिन कांग्रेस के कहने पर चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अतः वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और चंद्रशेखर को कांग्रेस सपोर्ट कर देती है और चंद्रशेखर फिर से वीपी सिंह के जस्ट बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर से भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया और चंद्रशेखर की पार्टी फिर से गिर जाती है और देश में फिर से चुनाव का दौर आ जाता है। और 1990 नवंबर दिसंबर चल ही रहा था, 91 में फिर से चुनाव होने वाले थे और राजीव गांधी इस टाइम तमिलनाडु के क्षेत्र में गए थे 1991 के समय में प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। और उसी दौरान वहाँ पर एक बम धमाके में उनकी मृत्यु हो जाती है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद अब पूरे देश की भावनाएं जुड़ गई कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस के साथ बहुत गलत हुआ है। अतः सब लोग के मन में ये आया था कि कांग्रेस को ही वोट करके जिताएंगे। अतः अब कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के पद के रूप में सामने आए पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस ने इस बार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल करके एक बार फिर से 1991 के बाद सरकार बनाई। अगर पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो कांग्रेस ने उन्हें 1991 के चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था लड़ने के लिए, लेकिन अचानक से जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तो उन्हें वापस बुलाया जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए बताया जाता है और उसके बाद वो चुनाव भी लड़ते हैं। 1991 में 21 जून 1991 वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इसके पहले वो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रह चुके थे। नरसिम्हा राव ही देश में उदारीकरण की नीति लाए थे। उदारीकरण की नीति का मतलब ये था कि पहले देश में अगर कोई कंपनी लगानी थी, फैक्ट्री लगानी होती थी तो लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत जगहों पर धक्के खाने पड़ते थे, इसलिए कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आकर अपने प्लांट नहीं लगाती थी। 1991 में जब उदारीकरण की नीति लाई गई तो उसके तहत ये व्यवस्था की गई कि आसानी से लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएंगे और देश में कहीं भी आप फैक्ट्रियाँ लगा सकते हो। तो ये शुरुआत की गई इसके साथ और इसे ही नाम दिया गया उदारीकरण की नीति। और इन्हीं के समय में जब ये प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तो उस समय देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। 91 से 96 तक नरसिम्हा राव के सरकार के बाद अटल बिहारी की सरकार बनती है, जो कि पहली बार गठबंधन सरकार थी, केवल 13 दिन चली। उसके बाद HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर से अटल बिहारी प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ पर देखें आप, HD देवगौड़ा, अटल जी की सरकार पहली बार 13 दिन चली, उसके बाद गिर गई और कुछ दिग्गज नेताओं ने, उसके बाद HD देवगौड़ा की सरकार आती है। उसके बाद HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आती है। दरअसल ये सरकारें ज़्यादा चली नहीं क्योंकि गठबंधन सरकारें होती थी, कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी और उनके बाद आपस में मतभेद होने पर वो पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेती थी, इससे क्या होता था, सरकार गिर जाती थी। इसलिए बहुत ज़्यादा सरकारें नहीं चली। इनकी सरकार 11 महीना चली थी इंद्र कुमार गुजराल की। 1999 से 2004 तक अटल जी की जब सरकार चली थी, उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है 2004 से, जो कि 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 5-5 मतलब कि एक बार 5 वर्ष, फिर एक बार 5 वर्ष, अर्थात 10 वर्ष के लिए कांग्रेस आती है देश में। तो अगर 4 में आप 10 जोड़ोगे, 2014 तक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद मोदी जी आए थे। मोदी जी उसके बाद आते हैं। मोदी जी 14 से 19 और 19 से अभी तक मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से ये मोटा मोटा पूरे भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल था।
मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो देश के 13वें प्रधानमंत्री थे, अतः हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री हैं। तो मोटा मोटा हमने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनका समय और उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें कहानी के रूप में आपको समझा दी है। एक दो बार देख लेंगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से सामान्य ज्ञान और संविधान और साथ में जो इकोनॉमी से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा ने किया था और 80 में 6 बैंकों का किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, और जैसे ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांतियाँ, नॉर्मन बोरलॉग ने जो विश्व स्तर पर से शुरू किया था, MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति शुरू की थी, ये तमाम चीज़ें आप इन सबको जोड़ जोड़ के पढ़ लेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ है तो चैनल को आप थोड़ी सी मेहनत इसके लिए, चैनल के लिए भी आप करिएगा। चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और आपकी नज़र में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके पास ज़रूर भेजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।